Good morning, class 12th, and welcome to the economics class. Today, students, we are covering next topic of macroeconomics, and it is the last one. That is aggregate demand and the related concepts. In the last two videos, we have taught about BOP. ठीक है? Then Mr. Rajesh has taught you about informed you about the project work. Right? I hope आपको वो पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क में कैसे कैसे काम करना है आपको उसके बारे में पता लगा होगा। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्रोइकोनॉमिक्स का, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी बहुत ध्यान समझना है, काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है ये। तो इसमें जो जैसे चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है एग्रीगेट डिमांड, हम साथ में एक टॉपिक हमारे पास और भी है इसमें एग्रीगेट सप्लाई, हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, और देखेंगे उसके हमारे आगे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें हम एडी रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड। एज पर द डेफिनेशन इट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो आप इसी को समझ लीजिए जरा। आपने डिमांड चैप्टर जब पढ़ा था 11th क्लास में माइक्रो के अंदर, तो उसमें एक वर्ड आता था मार्केट डिमांड। तो उसकी डेफिनेशन कोई कहीं कन्फ्यूज़ करती है बच्चों को जब हम इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तब। तो ध्यान आपने ये रखना है कि जो मार्केट डिमांड है वो एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड होती है। मार्केट डिमांड एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड होती है, वेयर एज एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। यानी पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जा रही है कंज्यूमर्स के थ्रू, ठीक है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, जबकि मार्केट डिमांड में कहते हैं सिर्फ सिंगल कमोडिटी या सिंगल सर्विस की डिमांड। राइट, तो पहले तो डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। राइट, इसके बाद अब हम आते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स के ऊपर कि एग्रीगेट डिमांड आखिर किन किन चीज़ों को मिलाकर बनती है। तो उसमें कुछ नया नहीं है, आपको ध्यान होगा नेशनल इनकम टॉपिक के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो जो वो उसके 4 कंपोनेंट हमने पढ़े थे एक्सपेंडिचर मेथड के, वही सेम 4 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर भी हैं। दैट देखो यहाँ पे सिंबल्स फॉर्म में लिखा है हमने सी मीन्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट आपने पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। राइट, अब इन चारों कंपोनेंट्स का आगे चलते हैं हम जरा इसकी टेबलर और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारे पास किन किन चीज़ों लेकर बनता है। स्टूडेंट्स आपको कंपोनेंट मैंने यहाँ पे 4 बताए हैं, पर क्योंकि हम लोग 2 सेक्टर मॉडल थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो हमने इसमें 2 ही कंपोनेंट लेके चलेंगे, दैट इज सी एंड आई। राइट, हम अभी गवर्नमेंट सेक्टर को और हमारा जो हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर है उसको हम अभी इग्नोर करेंगे। यहाँ पर सब 2 सेक्टर लेके चलेंगे, कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसमें से भी हम ऐसा मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस है, यानी इंडिपेंडेंट है, यानी एक इन्वेस्टमेंट का मिनिमम लेवल इकोनॉमी में चलता रहता है, चाहे आपके कंजम्पशन का लेवल बढ़े घटे, उससे इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्वेस्टमेंट का लेवल ऑटोनॉमस होने की वजह से हमने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट की कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है आपको इस टेबल के अंदर 20-20-20 हमने दे रखी है। राइट, अब आते हैं हमने आगे के पार्ट पर। इनकम 0 है, जैसे हमने कुछ इनकम की वैल्यू ली यहाँ पे 0, 100, 200, 300, इस तरह हमारी इनकम बढ़ती हुई जा रही है कांस्टेंट रेट से। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, एक तो इमेजिनरी वैल्यूज़ है, तो हमने कांस्टेंट रेट से दिखा दिया है। ठीक है, कंजम्पशन हमने देखा जब इनकम 0 हमारी कंजम्पशन 40 है, 120 है, 200 है, 280, 360 इस तरह चलती जा रही है, एक बढ़ती जा रही है कंजम्पशन हमारी। तो इस टेबल से जब हम एडी निकालेंगे, तो एडी मैंने कहा हमारे पास 2 कंपोनेंट लेके चल रहे हैं सी प्लस आई, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते चले जाइए। 40 + 20 दैट इज 60, 120 + 20 140, यानी आप कंजम्पशन की सभी वैल्यूज़ के साथ साथ आप 20 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट, कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट को आप प्लस करते जाएंगे तो आपको एडी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हमारा हमने जैसे कर्व ड्रॉ किया है, ये कर्व हमने किस तरह बनाया है। बहुत सिंपल सी बात है, अभी भी आपको जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोनॉमस है, इसके मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व का तो इनकम से फ़र्क नहीं पड़ना। इनकम देखो यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है, मगर हमने इन्वेस्टमेंट को भी ऑटोनॉमस लिया हुआ है, यानी कांस्टेंट लिया हुआ है। तो इनकम का लेवल जैसे जैसे राइज होगा एक्स एक्सिस की तरफ, आगे की तरफ, वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट तब भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, और अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट का लेवल हमारा सेम चलता रहेगा और कर्व कैसा बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट अपना कंजम्पशन कर्व का। कंजम्पशन कर्व में 0 जब इनकम है, तो ये देखो हमारा जो ओरिजिन जहाँ होता है ये हमारे 0 इनकम को शो कर रहा है। इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन हमारी स्टार्ट कितनी है, 40 है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमने जहाँ से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट किया है, ये एक तरह से आपका 40 यूनिट्स वाला पॉइंट होगा।
राइट। और ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट कहाँ होगा, 20 यूनिट्स वाला होगा। अच्छा, अब इसके बाद जब हमारी इनकम 100 हुई है तो ये 120 हुई कंजम्पशन। तो इस तरह से यहाँ से सपोज करें ये 0 है, 100 है, 20, इस तरह 200, 300 आगे यहाँ से बढ़ती जा रही है वैल्यूज, तो कंजम्पशन भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ साथ साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। जब आप दोनों को प्लस करेंगे सी प्लस आई को, तो हमारा एडी कर्व बनना स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 20 यूनिट्स का डिफरेंस और 40 का टोटल प्लस कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ से एडी कर्व स्टार्ट किया है, ये सिम्बलाइज, ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है 60 यूनिट्स को, विच इज़ फॉर द एडी, राइट। अब ज़रा इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि ये जो कर्व्स हमने यहाँ बनाए हैं, ये इस तरह के कर्व क्यों बने हैं, ठीक है, ये स्लोप इनका अपवर्ड क्यों है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है मुझे भी। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर्व के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारा ऑटोनोमस कर्व होता है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होती है जिसका इन्वेस्टमेंट के लेन देन से मतलब इनकम के बढ़ने घटने से कोई लेन देन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट चलेगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई। अब क्वेश्चन आया हमारे पास इसका, जो कंजम्पशन कर्व वो स्टार्ट हुआ पॉजिटिव वाई एक्सिस से। उसका रीज़न ये है कि मेरा इनकम आपकी चाहे बेशक ज़ीरो है, पर कंजम्पशन तो ज़ीरो हो नहीं सकती। कंजम्पशन ज़ीरो इसलिए बिकॉज जो भी इकनॉमी है उसमें कंजम्पशन के मिनिमम लेवल तो चाहिए। अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पर सोच के भी चलें तो आपकी इनकम बेशक ना हो, पर आपके खाना पीना पहनना छोड़ देते हैं, या रिसोर्स को यूटिलाइज करना छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप कुछ ना कुछ कंज्यूम खर्चा करते हो आप उसे कंजम्पशन पे, चाहे आप लोन्स लेके करो, चाहे आप पुरानी सेविंग्स का यूज़ करो, कैसे भी करो, तो कंजम्पशन आपकी होगी। तो इसी वजह से ये जो पॉइंट है ये जीरो इनकम पर भी शो कर रहा है, इसलिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, पॉजिटिव एक्सेस स्टार्ट हुआ। और पॉजिटिव एक्सेस के स्टार्ट होने के बाद ये एक जनरल टेंडेंसी है कि जैसे जैसे इनकम राइज होती है कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए जैसे से यहाँ से इनकम राइज होनी स्टार्ट होगी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आपका कंजम्पशन भी स्टार्ट हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग कंजम्पशन को प्लस करके हमारा बनता है एडी, तो एडी का इन दोनों का एक तरह से सम बनेगा। तो एडी का एक तरह से कह सकते हो आप, इसका जो वर्टिकल समेशन है, वर्टिकल समेशन का मतलब हुआ कि जो इन दोनों कर्व्स की वैल्यू प्लस होके आएगी उतनी ही डिफरेंस आपको ऊपर एडी कर्व बनता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपने जब ऊपर लिखा है पॉइंट, वो है हमारे पास एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो मैं यहाँ से अगर एडी माइनस सी करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आ जाएगी आई, विच इज़ कॉन्स्टेंट। यानी एडी और सी का बीच का डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट। मींस ये जो डिफरेंस बीच में आ रहा है यहाँ तक, ये सारा डिफरेंस हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट का आई के इक्वल है। ये डिफरेंस किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। और अगर सारे डिस्टेंसेस इन्वेस्टमेंट के इक्वल है विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कर्व्स कैसे बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। बिकॉज जब भी दो कर्व्स के बीच का डिस्टेंस सेम होता है तो लाइंस क्या रहती हैं, पैरेलल। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कंजम्पशन कर्व और एडी कर्व के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे, लाइंस पैरेलल बनाएंगे अपने डायग्राम के अंदर, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। और एडी कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि मेनली कंजम्पशन से ड्राइव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट तो उसमें है ही नहीं। तो अगर कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है तो एडी कर्व भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, राइट। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई एडी के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। चलिए चलते हैं इससे आगे। एएस स्टैंड फॉर द एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे कंज्यूमर साइड के लिए हमने कहा था डिमांड फॉर द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर आर रेडी टू पे, रेडी टू परचेज, तो ऐसे ही जो वो है सप्लायर साइड से, तो ऐसी सभी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कहें तो आपकी जो द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सप्लायर्स आर रेडी टू सेल, ठीक है। तो उसकी जो टोटल मनी वैल्यू बनती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज जो मनी वैल्यू बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के हमारे कंपोनेंट बनते हैं वो कौन कौन से हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल आते हैं दोनों। उसका आप रीज़न समझ लीजिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो कंपोनेंट्स में यहाँ पे सी प्लस एस लिखा है, तो ध्यान से सोचें तो कंजम्पशन और सेविंग का सम करके भी तो इनकम के इक्वली बनती है वैल्यू। ये कॉमन सी बात है, इनकम का कोई और दो यूज़ के अलावा तीसरा यूज़ हो ही नहीं सकता। इनकम या तो सेव की जाती है या इनकम कंज्यूम की जाती है। तो अगर हम सी प्लस एस हम कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ए एस, इसका मतलब सी प्लस एस हमारा वाई के इक्वली बनेगा ना। अब ये क्यों बनेगा वो आपको बता देता हूँ मैं। अब ये समझिए जो हमारे पास मनी वैल्यू आती है गुड्स को सेल करके, गुड्स या सर्विस को सेल करके हमारी जो भी मनी वैल्यू हमारे पास इकट्ठी होती है, उसी मनी वैल्यू में से हम लोग अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को पेमेंट करते हैं, राइट। तो जो हमने मनी वैल्यू गेन की है एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो भी मनी वैल्यू हमने गेन की है वही हमारे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जानी है। और फैक्टर इनकम को, जो भी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की फैक्टर इनकम बनी, उसको प्लस करके भी क्या निकलता है,
नेशनल इनकम, ये हम इनकम मेथड में पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब और फैक्टर इनकम को प्लस करिए, नेशनल इनकम बन गई, और फैक्टर इनकम की पेमेंट हमारी किसके इक्वल आ रही है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ रही है। तो मीन्स क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई और फैक्टर हमारे जो इनकम दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल क्यों आती है। चलिए इससे आगे चलते हैं इसके टेबुलर फॉर्म पर। टेबुलर फॉर्म में आपने देखा इनकम ने सेम डाटा मैंने पूरा सेम वही लिया है, आपने इनकम भी सेम कॉपी कर रखी है, मैंने कंजम्पशन भी सेम कॉपी की है, सिर्फ चेंज किया सेविंग को यहाँ पर। अब सेविंग यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कैसे आई है। इनकम अगर 0 है, आपकी कंजम्पशन 40 है, सेविंग आप देख रहे हैं यहाँ पे -40 आ रहा है। -40 क्यों आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास इनकम नहीं है और आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो कंज्यूम कहाँ से कर रहे हो, अपने पास्ट सेविंग्स को रिड्यूस कर रहे होगे ना। आप उस सेविंग्स में से तो पैसा निकाल रहे हो, तो सेविंग्स आपसे वहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे। यानी जब आपकी इसे देखो हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, यानी मिनिमम कंजम्पशन विच इज़ अनअफेक्टेड ऑफ द इनकम। ठीक है, जब इनकम हमारी 0 है तब भी अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो वो हमारी इनकम, वो कंजम्पशन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास्ट सेविंग्स में से आ रहा है। यानी आपकी जो सेविंग पहले थी उसमें से अब 40 रुपये आपके कम हो गए, तो वो क्या बन गया, डिस सेविंग बन गया एक तरह से, तो उतनी सेविंग आपकी रिड्यूस हो गई, इसलिए हमने माइनस में लिखा हुआ है। सेम ऐसे आपकी इनकम सपोज कर राइज होकर 100 हुई, कंजम्पशन आपकी 120 हो गई, तो अब ये जो 20 रुपये का डिफरेंस है कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं पास सेविंग या लोन वोन आपने कुछ भी लिया, ऐसा कुछ लिया होगा, लोन रेज किया होगा, तो उस केस में आपकी जो सेविंग है वो तो पहले से कम हुई, चाहे 20 रुपये से कम तो हो गई, तो ये मैंने माइनस में लिखा हुआ है। बट उसके आगे हम देख रहे हैं लेवल, जैसे हमारी इनकम इक्वल हुई है, कंजम्पशन इक्वल हुई है, तो सेविंग 0 आई है। फिर जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, हमारे यहाँ से कंजम्पशन राइज हुई है, मगर साथ साथ सेविंग पॉजिटिव होती जा रही है। एक जनरल टेंडेंसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल समझ में आ गई कि हमने इसमें सेविंग जो स्टार्टिंग -20 -40 इस तरह क्यों नहीं बाद में इंक्रीज़ हो रही है। अब आते हैं एएस के ऊपर। एएस कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर्मूला लिखा हमने C+S, तो आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते जाओ, प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर सेम आता जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से तो टेबल में भी ये शो हो रही है कि y और AS दोनों आपस में इक्वली आ रहे हैं, राइट। अब आता है इसका कर्व, कि कर्व की शेप बनी कैसी है और क्यों बनी है। x एक्सिस पर हमने लिया हुआ इनकम और y पर लिया हुआ AS, यानी C+S। तो जब इनकम 0 है तो AS भी 0 है, तो अब कर्व हमारे स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि जब इनकम 0 है, मैंने कहा ना AS और y हमारे इक्वल होता है, तो अगर इनकम 0 तो AS भी 0 होगा, तो कर्व स्टार्ट होगा y एक्सिस से। उसके बाद वो कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग चलता जा रहा है। ठीक है, वो हम देख ही रहे हैं कि ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि C और S को प्लस करके वैल्यू हमारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएंगी तो वैल्यू हमारी प्लस, और कर्व हमारा कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कर्व 45 डिग्री से ही पास कर रहा है। यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हमने कर्व के अंदर एंगल बना के कि ये कर्व 45 डिग्री से पास करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, आप लोगों को बता दूं कि अभी जैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग में जब मैं AS के बारे में बता रहा था, मैंने एक चीज़ बताई थी उसमें छोटी सी, कि इनकम के 2 ही काम होते हैं, या तो वो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है। ठीक है, अब इस तरफ मान लो अगर हम इनकम लेते हैं 100 यूनिट्स की, ठीक है, 100 रुपीज़ की हमारी इनकम आई, तो कंजम्पशन और सेविंग का सम करके भी आ कितना रहा है, 100 ही तो आएगा, तो इस तरफ भी 100 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 200 लेते हैं तो इनकम और कंजम्पशन सेविंग करके सम करके फिर से वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 200 की इक्वल आ जाएगी, तो पॉइंट यहाँ भी 200 के सामने मार्क होगा। तो यानी एक तरह से कह सकते हो जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस कर्व का और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 100 यूनिट्स का यहाँ पर रहना है और 100 यूनिट्स का यहाँ रहना है। सिमिलरली अगर हम 200 लेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी हमारा, यानी किसी भी जो हम पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पर, उस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी हमारा 200 रहेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 200 ही रहेगा। जब दोनों एक्सिस से सभी पॉइंट्स हमारे सेम डिस्टेंस और मार्क होंगे तो पॉइंट कहाँ से पास करेगा, कर्व के बिल्कुल मिडल से। और जब कोई लाइन हमारी मिडल से कोई कर्व पास करता है तो लाइन जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो बात क्लियर है कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री के पास क्यों करता है। अपवर्ड स्लोपिंग जैसे आपको बताया था मैंने कि एक जनरल टेंडेंसी है कि जब इनकम राइज होती है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपकी जो कुछ बेसिक नीड्स होती हैं हम उनको पूरा करोगे। बेसिक नीड्स पूरा होने के बाद जब आपकी इनकम बराबर होनी शुरू हो जाएगी तो आपके उस टाइम में सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की ये होता है सिस्टम। अगर उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो भी ये होता है कि पहले इनकम हमारे पास नहीं है, जब इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होगी तो पहले आप बेसिक नीड्स को पूरा करोगे, सेविंग के बाद में सोचोगे ना, तो पहले आपकी इस पॉइंट पर एक तरह समझ लो कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही है जहाँ पर आपकी सेविंग 0 है। पर जब आप उससे आगे चलेंगे तो हर एक की एक टेंडेंसी है कि जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होने जाती हैं, उसका हमारे कुछ कंफर्ट्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सेविंग पर भी ध्यान देते हैं। तो ये हमारी टेंडेंसी क्या शो कर रही है कि जब इनकम हमारे पास एक्स्ट्रा आने लगेगी
कंजम्पशन के बाद एक्स्ट्रा बचने लगेगी तो हम उसको सेव करेंगे, और जब सेव करेंगे तो हमारा जो AS कर्व है कहाँ जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा टोटल AS कर्व हमने बना के दिखाया आपको इनकम के इक्वल, क्योंकि जैसे इनकम राइज होती है तो हमारा AS भी साथ साथ ऊपर जाएगा, बिकॉज इनकम के इक्वल ही चलता है वो। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। इसके पीछे बाकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो पॉइंट अभी मैंने समझाया इनको आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इन कर्व्स के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।